नमस्कार, जय हिंद। कैसे सभी। इस डिबेट में आप देखेंगे कि वहीं चाइना और इंडिया का जो विवाद है, इस पर न जाने रोज़ पाकिस्तानी मीडिया कितनी डिबेट्स बनाएंगी, कितनी बेफालतू के डिबेट्स बनाती रहती हैं। ये डिबेट भी भारत चाइना की जो लड़ाई है उसी पर डिबेट्स बनाई है। इस डिबेट में कुछ सच्चाई भी है, कुछ सच्चाई नहीं भी है। इस सच्चा ने यहाँ पर इस डिबेट में कुछ सच्चाई बताई है कि भारत कितना पावरफुल है और चाइना को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। और पिछले टाइम भारत में कितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं, चाइना में कितने कंपनियां भागकर खड़ी हो गई हैं। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। की तरफ से इतना शदीद जो रद्द अमल हो रहा है हिंदुस्तान की अफवाज की तरफ, और ये चीन के 4000 से 10,000 फौजी जो हैं वो इस वक्त बताया जाता है कि हिंदुस्तान के कंट्रोल टेरिटरी जो डिक्लेयर्ड टेरिटरी है उसके अंदर कई किलोमीटर अंदर आते चले जा रहे हैं। ये क्या चीन करना चाह रहा है, कैसे आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएंगे क्या हो रहा है? कि मुतनाज़ा इलाका और भारत ने यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया, सड़कें बनानी शुरू कर दी। तकरीबन 60 के करीब रोड्स बन रही हैं जो इन्होंने 2022 तक मुकम्मल करनी थी। उसके साथ साथ ब्रिजेज इन्होंने बनाए हैं, एक एयर स्ट्रिप वहां पे बनाई है। इसका मतलब ये है कि चाइना को ये इंडिकेशन मिल गई कि भारत यहां पे अग्रेसिव डिजाइन्स रखता है, अपना बिल्डअप करना चाहता है किसी वक्त के ऊपर। यहां पे एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट करेंगे, सड़कें बन गई, लिहाजा यहां पे गन्स आ सकेंगी, यहां पे हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट लाया जा सकेगा। लिहाजा ये एक ऐसा अमर था जो कि जिसने अलार्म कर दिया चीन को कि ये कोई परमानेंट कब्जा रखना और यहां पे कुछ एग्रेसिव डिजाइन्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये भी मोदी ने अपनी एक तारीख कायम की कि वो यकतरफा कदम उठाने का आदी है और किसी भी सूरत में वो नताइज की तरफ तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। जब आर्टिकल 370 इन्होंने खत्म किया और यूनियन टेरिटरीज बनाने का ऐलान किया तो लद्दाख के बारे में आपको याद होगा कि चाइना ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जनाब आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उसको रद्द कर दिया। अब उसके बाद जब सीपैक का किस्सा आया तो भारत ने वहां पे मसला खड़ा किया कि जनाब चाइना हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहा है। आप डैम बनाने लगे तो फिर भारत ने यह मसला खड़ा कर दिया। सो ये एक सिलेक्टिव किस्म की मॉरलिटी और सिलेक्टिव किस्म की सोवरेनिटी का किस्सा जब सामने आया तो चाइना को यह वाज़ेह हो गया कि भारत अपने मामले में तो सोवरेनिटी को देखता है लेकिन दूसरों की सोवरेनिटी को पामाल करने के लिए तैयार बैठा है। जिस इलाके में चाइनीज आगे आए हैं वहां पे तीसरा जो एक परेशान कुन वहां पे मसला नजर आता था वो ये कि वहां पे तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे अगर एरियल हम लें वहां से उसको मापें तो तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पे कराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान की, जो आप कह लीजिए कि चीन के साथ हमारा बेसिक लिंक है, और सीपैक आगे बन रहा है वहां पे। तो इन हालात में चाइना जो यहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक उसको स्ट्रेटेजिक रास्ता मिल रहा है जो वहां पे अपनी अगर साउथ चाइना सी में उसकी आइसोलेशन हो तो उसको बाहर ओपनिंग आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे एक्स-फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख साहब को भी इसमें लाने दीजिए। वो चीजें थी जो चाइना ने प्रीएम्प्ट किया, इन चीजों की वजह से चाइना ने प्रीएम्प्ट किया। नजमुद्दीन शेख साहब को भी मैं इस पे ले आऊं। नजमुद्दीन शेख साहब, बाज भारतीय मुबस्सरीन को पाकिस्तान की साइड पे नहीं, इंडिया के एनालिस्ट जो जैसे हिंदू अखबार में ये तबसरे छप रहे हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है इसकी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ये एक सर्टन प्रो पाकिस्तान किस्म की मूव है चीन की। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इसको आपको इसी मद्देनजर में देखना है कि लद्दाख में चीन ने पहले भी कहा और फिर कहा कि साहब आप जो चीज़ें करना चाह रहे हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो नहीं सकती। तो जब इसको आप दूसरी पहलू से देखें कि अब ये वुहान स्पिरिट जो थी उसको हिंदुस्तान ने वुहान स्पिरिट बनी, फिर जब शी जिनपिंग आए हिंदुस्तान में आए और ये कहा गया कि साहब हिंदुस्तान चाह रहा है कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट हो चीन की और चीन के साथ रिश्ता बढ़े और हमारे साथ सिर्फ वो हमारा रॉ मटेरियल न खरीदें लेकिन हमें मौका दें कि हम चीन के मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सके। चीन अभी भी
हिंदुस्तान का यूरोप के बाद दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर था, अब शायद तीसरे नंबर पे आ गया है, क्योंकि चीन अब दूसरे नंबर पे अमेरिका है। लेकिन ये सवाल उठता है कि साहब अगर आपको इस तरह डेवलप करना है तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपकी वुहान स्पिरिट और जो सवाल था कि आपके साथ वो कोऑपरेट करेंगे, उसको तो आपने रद्द कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि अब जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जिस पड़ोसी ममालिक में चीन सर फहरिस्त है, उनकी अगर कोई भी सरमायाकारी होगी हिंदुस्तान में तो उसके लिए खास लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। 1988 से शुरू करके हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कई किस्म के बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट हुए। 1988 में हिंदुस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने डेंग ज़ियाओपिंग से बीजिंग में जाके मुलाकात की और कहा कि हम ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में जो एनालिसिस छपा है प्रोफेसर सुमित गंगुली और प्रोफेसर परदेसी का, जो हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकन एकेडमिक्स हैं, उनका दावा यह है कि 1988 और 1990 में हिंदुस्तान और चीन की इकॉनमी तकरीबन बराबर थी। अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी कोई 2.7 ट्रिलियन के करीब थी 90 की दिहाई में, तो चीन की इकॉनमी भी 312 बिलियन, सॉरी गलत मैंने कह दिया, ट्रिलियन नहीं। अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी को 297 बिलियन की थी तो चीन की इकॉनमी को तकरीबन 312 बिलियन डॉलर की थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर चीन की हिंदुस्तान की इकॉनमी बढ़ भी गई है, वो आज अगर 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, तो चीन की इकॉनमी जो है वो 13.6 ट्रिलियन डॉलर की है। और अगर हिंदुस्तान का बजट आज 71 बिलियन डॉलर का है, तो चीन का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 260 या 270 बिलियन डॉलर का है। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ्स हैं दोनों कंट्रीज की, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है और चीनी जो है अब हिंदुस्तान को पहले से ज़्यादा अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इनको लेके मैं आगे चलूंगा। ये जो सूरत हाल है, नजमुद्दीन शेख साहब आप बता रहे थे ट्रेड का, आपको क्या लगता है कि जिस किस्म का प्रेशर चीनी हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं पिछले 20 दिन से, क्या हिंदुस्तान पीछे हटेगा या हिंदुस्तान वहीं खड़ा रहेगा? जो आप कह रहे हैं, जो जल साहब ने हमें बताया कि बॉर्डर इंस्टॉलेशंस बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। और कल हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, तो जो अखबारात में छपा है हिंदुस्तान में वो ये है कि हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। आपका क्या एनालिसिस? इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस तरफ चलने का इम्कान है, और चीन की क्या जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट, और इज इट नॉट। अब मेरी नज़र में ये सारा मामला जो है, इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अपने एक एग्रीमेंट की है रूस के साथ कि वो S-400 खरीदेंगे, और इस पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगने का इम्कान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि साहब अगर किसी ने इस किस्म की चीज़ खरीदी तो या रूस के साथ इस किस्म की एग्रीमेंट की, तो फिर हमारी दूसरी एग्रीमेंट्स जो हैं, हम मिलिट्री कोलैबोरेशन को कम करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। वो चाह रहे हैं कि इस से हमें एग्जेम्पशन मिले। इस वक्त ये कैसे फिट होगा बॉर्डर डिस्प्यूट में, ये जो तनाजुर आप दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये चीन के साथ सिर्फ नहीं है। इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि चीन और अमेरिका का रिश्ता किस नौइयत का है, और उसमें किरदार किस नौइयत का हिंदुस्तान प्ले कर सकता है। अब ये लोग कहेंगे कि ये अब मैं ज़रा इसको खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा नहीं हूँ। ये इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक बहुत ज़रूरी है कि इसका असर किस नौइयत का पड़ेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिलसिले में। अच्छा, हिंदुस्तान और अमेरिका के सिलसिले में। अमेरिका एक चीज़ चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा रहे और हिंदुस्तान एक बुलवक बने चीन के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पे मुझे जरा जनरल साहब को लाने दें। जनरल साहब, अमेरिका की मगरब की ख्वाहिश तो बहुत रही गुज़श्ता 15-20 बरस में 9/11 के बाद से कि हिंदुस्तान एक देव की तरह, एक जिन की तरह खड़ा हो जाए चीन के मुकाबले में।
اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی, لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا. ویری انٹرسٹنگ. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرز رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے, کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے, اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز. سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل. لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے, لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں, وہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی, تھوڑا سا پیچھے آپ کو لاؤں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے, کیا آپ جان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایک جارحانہ ایگریسو سٹینڈ تھا سی پیک کی طرف, گلگت بلتستان کی طرف, تو چین کے اس ایکشن سے چین نے انڈائریکٹلی ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہینڈز آف گلگت بلتستان اینڈ سی پیک. تو دیکھا کس طرح آپ نے اس ڈیبیٹ میں پاکستان کا صرف وہی ایجنڈا ہے جو کہ وہ سالوں سے چلتا آیا ہے کہ بھارت 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 اور بھارت میں جھوٹ 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 دکھانا. یعنی کہ اپنی عوام پاکستان کو یہ بچپن سے ہی جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں, جھوٹ سننا سکھا دیتے ہیں, جھوٹ دیکھنا سکھا دیتے ہیں. بچپن سے انہیں بھارت کے خلاف پڑھایا اور انہیں بھڑکایا جاتا ہے کہ بھارت یہ ہے اور وہ ہے, بھارت آپ کا دشمن ہے. بچپن سے ان کے مانسک میں یہی دماغ ڈال دی جاتی ہے آپ کو بڑا ہو کر بھارت کو نقصان پہنچانا ہے. تبھی پاکستان میں بہت زیادہ آتنکوادی بنتے ہیں, کیونکہ ان کی بچپن سے سوچ ایسی جاہل سوچ ہے. کیونکہ جھگڑا بھارت اور چین کے ہے, لیکن اس کو ضرور کودنا ہے بھارت اور چین کی لڑائی میں. اور اگر بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے جب اس کو بھاگ کر چین کے پاس چلا جانا ہے اور اب ان دونوں کی لڑائی کے بیچ میں کود جانا ہے, پتہ نہیں سو کیا مزہ آتا ہے. اگر آپ نے یہ ڈیبیٹ دیکھ لیا ہے تو اور اچھی لگی ہے تو اس کو ایک لائک ضرور کر دینا, اور پھر کہہ رہا ہوں کہ بیل آئیکن ضرور پریس کر لے, سبسکرائب کا بٹن دبا کر. جے ہند, وندے ماترم.